26 जनवरी 1950 वो खास महत्व रखता है दिन, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान देश में लागू हुआ। उसी दिन से गणतंत्र की शुरुआत हुई। कि है हिंद का महान मेरी आन तिरंगा, है हिंद का महान मेरी आन तिरंगा, करता हूँ इसका गान मेरी बान तिरंगा, देना इसे सम्मान कभी भूलना नहीं। ये राष्ट्र से आह्वान कर रहा हूँ देश प्रेम के लिए, तिरंगे के लिए, कि देना इसे सम्मान कभी भूलना नहीं, है राष्ट्र की पहचान मेरी शान तिरंगा, है राष्ट्र की पहचान मेरी शान तिरंगा। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मुझे नाज है वतन पर झूठी लगन नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज मेरे साथ में एक ऐसी हस्ती है जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर मैं अलग अलग फील्डों में बात करूं तो अलग अलग फील्डों में जिस तरह से उन्होंने अपनी योग्यता का परचम लहराया है, वास्तव में वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिनेश आनंद जी की, जो कि एक जाने माने चित्रकार, गायककार और मैं कहूँगी कि कवि हैं, जो कि अपनी कविताओं के माध्यम से दिलों में आग लगा देते हैं। और दिलों में आग ही नहीं लगा देते, बल्कि मैं ये कहूँगी कि चाहे प्रेम रस हो, वीर रस हो, देशभक्ति रस हो, अन्य तरह तरह के रसों से वो अपनी कविताओं को रचने का काम करते हैं और देश के लोगों के दिलों पर वो राज करते हैं। तो आज गणतंत्र दिवस का मौका है, तो उन्हीं से जानना चाहूँगी कि खासकर आज जिस तरह से पूरा देश गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है और कहीं ना कहीं आज़ादी के साथ साथ में आज गणतंत्र दिवस के मायने को चरितार्थ कर रहा है, तो उस पर कुछ जो अपनी पंक्तियां रचना है तो वो आप हमें और हमारे दर्शकों को आज सुनाने की कृपया करें। दिनेश जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। धन्यवाद। एनबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आपने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है, सभी लोग जानते हैं। प्रेम श्रृंगार का मूलतः कवि हूं, पर लेकिन मैं वीर शहीदों को नमन करते हुए 4 पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा। कि कुछ वीर वतन की प्यास हो गए, कुछ गोरों के ही खास हो गए, कुछ वीर वतन की प्यास हो गए, कुछ गोरों के ही खास हो गए, और जब मांगा खून सुभाष ने, फिर वीर वही इतिहास हो गए, फिर वीर वही इतिहास हो गए। ऐसे वीर शहीदों को नमन करता हूं और सभी देशवासियों को गणतंत्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, वंदन करता हूं ऐसे शहीदों को। आनंद जी, अक्सर देखते कि जो भी कवि हैं, खासकर वीर रस की बात करूं और जिस तरह से जो देशभक्ति का आलम हमें देखने को मिलता है, तो इस तरह के गीत, इस तरह की कविताएं लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके अंदर देश प्रेम होगा तो स्वाभाविक है आपके अंदर विचार भी आएगा, और विचार आएगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको ये कहती है कि आप अपने विचारों को कलमबद्ध करें, शब्द करें, गायन के द्वारा उसको उभारें, या अपनी लेखनी के द्वारा उसको जग जाहिर करें। तो ऐसे ही है। तो जब तक देश प्रेम है तो देश प्रेम की रचना आपके बीच में आती रहेंगी, आपके मन में आती रहेंगी। और जिसमें देश प्रेम नहीं है वो व्यक्ति, मेरे ख्याल से वो व्यक्ति ही नहीं है जिसमें अपने देश के लिए प्रेम नहीं है। तो जी, आजकल हम देखते हैं, हम देश प्रेम की तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े-बड़े गाने भी लिख देते हैं, बड़े कार्यक्रम भी मंचों के माध्यम से आयोजित कर देते हैं। लेकिन जब कहीं न कहीं देश को एक सूत्र में पिरोने की बात आती है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएँ हमें उत्पन्न होती नज़र आती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि एक राष्ट्र बनाने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए? राष्ट्र हमेशा एक ही होता है। राष्ट्र को, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? राष्ट्र अपने आप में संगठित चीज़ है। उसको मतलब ऐसे नहीं कह सकते राष्ट्र बिखराव में है, बिखराव में नहीं है। राष्ट्र यदि हम संबोधित कर रहे हैं तो वो एक सिंगल राष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, एक राष्ट्र है। और इस देश में
अनेक जातियाँ, अनेक धर्म और अनेक बोलियाँ हैं, तो सभी स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। और कुछ राजनीतिक दल अपनी सत्ता पाने की लालसा में हो सकता है इधर-उधर की बातें करके कुछ लोगों में मनमुटाव पैदा करें, पर ऐसा नहीं है कि उससे देश की भावना के साथ आघात होगा, ऐसा नहीं है। जनता सब जानती है। जी, आजकल जिस तरह से अगर हम वर्तमान के जो साहित्यकार हैं उनको उठाकर देखें या हम पिछले कुछ सालों में जाएँ तो कहीं न कहीं हम देखते हैं कि कुछ साहित्यकारों ने बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ दी हैं देश को। और मुझे यहाँ पर मैथिली शरण जी की एक बहुत अच्छी पंक्ति है वो याद आ रही है कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी क्या मन, बात! अब तक क्या किया, आखिर जीवन कैसे जिया? तो हाँ। जानना चाहूँगी कि आज का जीवन खासकर जब हम देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हम गणतंत्र दिवस की बात कर रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या प्रेरणा और क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मानवतावादी दृष्टिकोण है और जब तक ये व्यक्ति के अंदर रहेगा तो देश प्रेम जागृत होता रहेगा। तो जब तक आपके अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो देश प्रेम अपने आप अंदर आपके हिलोरे मारता रहेगा, ये कह सकते हैं। मैंने कहीं लिखा भी है 4 लाइनें में, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा कि है हिंद का महान मेरी आन तिरंगा, है हिंद का महान मेरी आन तिरंगा, करता हूँ इसका गान मेरी बान तिरंगा, देना इसे सम्मान कभी भूलना नहीं। ये राष्ट्र से आह्वान कर रहा हूँ देश प्रेम के लिए, तिरंगे के लिए, कि देना इसे सम्मान कभी भूलना नहीं, है राष्ट्र की पहचान मेरी शान तिरंगा, है राष्ट्र की पहचान मेरी शान तिरंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने जिस तरह से बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ तिरंगे को लेकर सुनाई और जिस तरह से आपकी पंक्तियाँ सुनकर मेरा दिल भी हिलोरे मारने लगा और मैं चाहूँगी कि अभी आप कुछ पंक्तियों की ओर बात कर रहे थे, वो भी हमारे दर्शकों को जी, सुनाएँ। जी। कि नवगीत है तिरंगा है संगीत तिरंगा, नवगीत है तिरंगा है संगीत तिरंगा, जी भर के करूं प्यार मेरी प्रीत तिरंगा, दुल्हन बना के पलकों पे सजाऊंगा इसे, दुल्हन बना के पलकों पे सजाऊंगा इसे, दिल में बसा हो जैसे मनमीत तिरंगा, दिल में बसा हो जैसे मनमीत तिरंगा। शुक्रिया। जी, तो आपने देखा भी और सुना भी जिस तरह से कहीं न कहीं हम कवियों को एक बहुत अच्छी चीज़ के लिए जानते हैं कि कवि जब उपमा करने पर आते हैं, तो तिरंगे की उपमा न जाने किन-किन चीज़ों से कर कर लोगों के दिलों में एक देशभक्ति का राग जगा देते हैं। और आनंद जी यहाँ पर क्योंकि बचपन में हम भी स्कूलों में खासकर पार्टिसिपेट करते थे और हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता था और खासकर जब 15 अगस्त आता था या 26 जनवरी आती थी, तो हमें भी उस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में खड़े होकर कुछ इस तरह से गुनगुनाने को मिलता था कि कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वाह! कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, वो तेरी सरबुलंदी जो चांद आसमां में, तू आन है हमारी, तू शान है हमारी, तू जीत का निशा है, तू जान है हमारी, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। तो वास्तव में आज इस देश के लिए जो एक लगन, एक प्रतिष्ठा, एक ईमानदारी लोगों में होनी चाहिए। तो जाते-जाते मैं अपने दर्शकों से और खासकर आपके द्वारा ये पूछना चाहूँगी कि आज जिस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखा और इस संविधान को सौंपते हुए आज जिस तरह से हम सुंदर गणतंत्र भारत की कल्पना कर रहे हैं, जिस भारत में हम रह रहे हैं, तो उस भारत देश के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और आज इस गणतंत्र भारत में खासकर अम्बेडकर का क्या योगदान है? 26 जनवरी 1950 वो खास महत्व रखता है दिन, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान देश में लागू हुआ। उसी दिन से गणतंत्र की शुरुआत हुई। गणतंत्र का सही अर्थ यही है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा देश में एक सरकार के द्वारा सुचारू रूप से शासन चलाया जा रहा है और गणतंत्र में हम सभी की भागीदारी है, देश की हर व्यक्ति की भागीदारी है।
क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन और क्या सिख, सभी की भागीदारी है देश में। और इससे अच्छा मतलब खुशी की बात नहीं हो सकती कि देश में इतने धर्मों के बावजूद भी हम आपस में खुशहाली के साथ रह रहे हैं और देश को उन्नति की ओर लेके जा रहे हैं। और कुछ हो सकते हैं असामाजिक तत्व जो कहीं न कहीं कुछ मनमुटाव पैदा करते हैं, पर हमें उनसे हार नहीं माननी, उनसे लोहा लेना है और देश को नई बुलंदियों की तरफ लेके जाना है। और यदि और आपने नीलम जी, आपने बात करी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, तो ऐसे महापुरुष को नमन करता हूँ जिन्होंने गणतंत्र के लिए एक ऐसा संविधान रच दिया जो विश्व में अनमोल है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखे हुए है। और उसी की बदौलत आज हम देश का हर नागरिक सम्मान के साथ रह सकता है देश में। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज जो हमारे भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया, वो कहीं किसी और संविधान में नहीं है। उसकी मूल रचना ये है कि व्यक्ति का व्यक्ति से भाईचारा बना रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, निष्पक्ष भाव से एक दूसरे की देश की सेवा करते रहें। और इससे बड़ा और क्या होगा। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए बिल्कुल स्पष्ट आनंद जी ने कहा कि जिस तरह से अम्बेडकर जी ने इस देश के जो गणतांत्रिक व्यवस्था है उसकी कितनी खूबसूरती से रचना की, और उसी रचना के तहत आज इस भारत देश में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म क्षेत्र भाषा से आते हैं, वो स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को यापन करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने संविधान के प्रम्बल में पहली ही बात करी कि हम भारतीय हैं, ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध हैं, अगर हम सबसे पहले हैं तो भारतीय हैं। और आज ये हर भारतीय की ड्यूटी बन जाती है कि वो धर्म जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर अपने आप को भारतीय कहने पर गर्व महसूस करे, तभी हम सही मायने में लोकतंत्र या गणतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। और जिस चीज को लेकर परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखा और इस गणतांत्रिक स्वरूप के तहत आज कहीं ना कहीं भारत देश के लोग जो सत्ता पर बैठे हैं या जो भी लोग इस देश में जीवन यापन कर रहे हैं, उसके लिए जो सपना संजोया था वो सपना तभी साकार हो पाएगा जब सही रूप से हम अपने संविधान को अंगीकृत करेंगे और हम सबसे पहले भारतीय हैं और भारतीय कहेंगे, तभी हम परम पूज्य बाबा साहब के सपनों को भी साकार कर पाएंगे।